हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI पर। देखिए बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो एग्ज़ाम में होने वाले MCQ क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इसमें हम तकरीबन ये मान लीजिए आप 200 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है उसमें 16 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपसे बुक से होंगे, है ना। और 16 जो क्वेश्चंस है ये आपके 16 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 16 मार्क्स के। अब देखिए वैसे तो आपके जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आने वाले उनके आंसर्स आप कर सकते हो, लेकिन इनके आंसर्स आप कैसे करोगे? ये तो आपको अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो ये आप इनके आंसर कर सकते हो, है ना। फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके, देखिए जो मैं स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो लेकिन सारे चैप्टर्स के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके जो 16 क्वेश्चंस हैं उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अगर वो ठीक कर दिए तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप जो गद्यांश है, पद्यांश है, निबंध है, वहाँ से तो आप मार्क्स लेके आओगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। तो देखिए बिना देरी करते हुए हम फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर्स चेक करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कैसे? वो ईमानदार, सत्यनिष्ठ या कर्मशील या वैभवशील? तो कैसे को ठुकराता है? वैभवशील को, है ना। फटाफट थोड़ा सा आंसर हम फटाफट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झंकृत कर दिया? किसने झंकृत कर दिया था भाई? यहाँ पर प्रेयसी ने। किसने किया था? प्रेयसी ने। कवि किसका भार लिए फिरता है? समाज का, पापों का, सांसारिक उत्तरदायित्वों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किनका यहाँ पर जो भार है कवि लेके घूमता है? सांसारिक उत्तरदायित्व का। फिर देखिए प्रतिपग में अलंकार क्या है ना। आपके अलंकार से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो बताइए प्रतिपग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास जो अलंकार है वो यहाँ पर हो जाएगा। अनुप्रास, उसमें याद रखिएगा शब्द की आवृत्ति होती है। फिर देखिए कवि बच्चन की आत्मकथा साहित्य की किस विधा में लिखी हुई है? गद्य, पद्य, चंपू या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पद्य में लिखी गई। किस में लिखी गई? पद्य, है ना। याद रखना इस तरह से जो पद्य होता है वो, तो यानी कविता रूप में थी ये। कवि कवि हम कह रहे हैं, इसका मतलब कविता। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर जो और है उसका क्या हुआ है? यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो यमक हो जाएगा। हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? जयशंकर, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। फिर देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो ये देखिए जो जन्म वाले क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन आपको जन्म वाला देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। फिर देखिए निम्न में से कौन सी काव्य कृति कवि बच्चन की नहीं है? निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुशाला या अनामिका? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी नहीं है? अनामिका नहीं है। फिर देखिए कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है, कठोर है, उग्र है या शीतल है? तो कैसी वाणी है भाई? शीतल वाणी है, ठीक है। फिर देखिए कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का या समर्पण का? तो कैसा संदेश लिए फिरता है? मस्ती का संदेश लिए फिरता है। फिर देखिए कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? प्रेमी मानता है, दीवाना मानता है, परवाना मानता है या रक्षक मानता है? तो क्या मानता है? दीवाना मानता है। क्या मानता है भाई? दीवाना मानता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखिए 13 जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका दिन जल्दी ढलता है से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए गए हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है उससे लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? पंथी को रात कहाँ होने की संभावना होती है? तो किस में होती है? पथ में होती है, ठीक है। दिन का पंथी किसे कहा गया है? दिन का पंथी चंद्रमा को, सूर्य के, तारों को या पेड़ों को? किसे कहा गया है? सीधी सी बात है, सूरज को कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है
का क्या आशय है ना, यहाँ पर जिंदी ये बै नहीं है, यहाँ पर ढे होगा, ठीक है। जल्दी से सुबह होती है, जल्दी शाम होती, समय परिवर्तनशील है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है ना। फिर देखिए दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, खिड़की से, छत से, नीडों से या दरवाज़ों से। किससे झांकते हैं भाई, यहाँ पर नीडों से है ना, या जो पक्षियाँ हैं वो जो चिड़ियाएँ हैं वो क्या लेके आएंगी, भोजन। कवि के हृदय में से कैसे भाव भरे हुए हैं, प्रसन्नता के, जोश उत्साह के, विहलता के या ईर्ष्या के। तो कैसे भाव भरे हुए हैं भाई कवि के जो हृदय में है कैसे भाव हैं, विहलता के भाव है। फिर देखिए पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, कारीगर रहता है, प्रेमी रहता है, तपस्वी रहता है या पंथी रहता है। देखिए कौन यहाँ पर है जो भयभीत रहता है, तो पंथी रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे मिलने को कौन विकल। गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है, शिथिलता, चंचलता, विहलता या उपयुक्त सभी। तो क्या भरता है, विहलता भरता है। अब देखिए पतंग जो आपका चैप्टर है वहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चन। अब पतंग कविता के रचयिता कौन है, तो आलोक धनवा इसके रचयिता हो जाएंगे, याद रखिए पूछा जाता है। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है, शरद का, हेमंत का, ग्रीष्म का या शिशिर का। तो किसका क्या है भाई यहाँ पर, शरद ऋतु का। हम जानते हैं यहाँ पर वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है, गतिशील, स्थिर, दृश्य और स्पर्श। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दृश्य बिंब। कैसा हो जाएगा, दृश्य बिंब। शरद आया फूलों को पार करते हुए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक या मानवीकरण, है ना। शरद आया फूलों को पार करते हुए, देखिए इसमें जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण, है ना। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है, चमकीले इशारों से, लुभावने, तिरछे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इशारों से बुलाता है भाई, यहाँ पर चमकीले इशारों से। फूल आते हैं ना शरद है ना, शरद में फूल तो नहीं आते। कौन से ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है, शरद, हेमंत, ग्रीष्म या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ऋतु भाई, शरद ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है, कुंवर नारायण का, आलोक धनवा का, जयशंकर प्रसाद का या तुलसीदास का। तो किसका हो जाएगा भाई ये, इसका राइट आंसर आलोक धनवा हो जाएगा। फिर देखिए कविता पतंग में खरगोश की आंख जैसा किसको बताया गया है, सवेरे को, साइकिल को, पतंग को या सूरज को। किसको बताया गया है भाई, सवेरे को। किसको बताया गया है, सवेरे को बताया गया है, ठीक है। कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ। तो ये जन्म वाला क्वेश्चन आप सभी के जो ये क्वेश्चन है इनको लिख लीजिएगा कि जो अलग अलग यहाँ पर लेखक हैं, कवि हैं, उनके जो जन्म है इसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए इसका जन्म जो है यहाँ पर 1948 में हुआ था। फिर देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर से है ये कविता के बहाने जो चैप्टर है उस वहाँ से लिया गया है। कविता के पंख उड़ने लगने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता, है ना। कौन नहीं जानता भाई, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाएँ नहीं जानती, ठीक है। फिर देखिए इसमें थोड़ा सा ना सिस्टम, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिएगा। कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन है ना, तो इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से हुआ नहीं है, टाइपिंग बहुत बेकार हुई है यहाँ पर, है ना। चिड़ियों क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना, यहाँ पर इसमें देखिए अलंकार पूछा गया है। चिड़िया जो है इसमें कौन सा चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ये प्रश्ना अलंकार है, इसमें प्रश्न ही पूछा गया है। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है ना। कविता के जो बहाने हैं इसमें किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कविता को। किसको किया गया है, ये वाला क्वेश्चन आपको कराया गया है ना। फिर देखिए कविता के पंख उड़ने लगने से क्या तात्पर्य है ना।
कविता के पंख उड़ने लगने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करने से। किससे है? कल्पना करने से। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स है। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है ना? तो किसकी उड़ान है जो बाहर संभव है भाई, है ना? अब सभी जानते हैं कविता को पकड़ना कोई आसान तो है नहीं, तो यहाँ पर कविता की जो उड़ान है उसे रोकना देशों के बस में बात है नहीं, ठीक है। फिर देखिए, बिना मुरझाए कौन महकता है ना? बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता महकती है। तो ये कविता आपको ये मान लीजिए मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे अगर इस चैप्टर से आते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? कविता ही होगा। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है ना? तो देखिए, इसका फूल लास्ट में आके मुरझा ही जाता है। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकते है। इसका मतलब कविता हमेशा रहती है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है ना? कविता का जो सौंदर्य है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। कविता कालजयी होती है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के काल के क्या टूट जाते हैं? यहाँ पर बंधन टूट जाते हैं। और बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। उपरोक्त सभी, है ना? तो सभी के बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ये यहाँ पर कविता के बहाने जो था उसका था। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या है? बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है ना? तो इसके देखिए रचयिता है कुंवर नारायण। बात सीधी थी। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो जाती है? तर्कशास्त्र के, विज्ञान के, भाषा के या उपयुक्त सभी के, है ना? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा भाषा के। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो जाती है? उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से या उपयुक्त सभी से, है ना? कैसे हो जाती है और भी पेचीदा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। कवि के कर्तव्यों को देखकर तमाश बीनों ने क्या किया? उसकी झूठी तारीफ की, शाबाशी दी, वाह की या फिर उपयुक्त सभी? तो क्या क्या भाई, जो उसको देखने वाले थे उसने सब उनको झूठी तारीफ भी की, शाबाश दी, वाह बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना? कहते हैं ना, हौसला बढ़ाते हैं। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? बात कवि के साथ किसके समान? पेंच के समान, कील के समान, बच्चे के समान या खिलौने के समान? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चे के समान, ठीक है। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना? एक बार इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बात का प्रभावहीन होना, बात का सहज और स्पष्ट होना, बात में कसावट आ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात का प्रभावहीन हो जाना। इजी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कविता में किसकी सहजता की बात की गई है? अलंकार की, छंद की, व्याकरण की या भाषा की? किसकी यहाँ पर सहजता की बात की गई है? भाषा की। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात कैसी हो गई है? प्रभावहीन, उद्देश्यहीन, अर्थहीन या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या सिनेमा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना? अनुप्रास है, यमक है, रूपक है या श्लेष है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। यहाँ पर आप वर्ड की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया? समर्थ, शक्तिवान, भगवान, परमात्मा या अपाहिज का संरक्षक? क्या बताया भाई? समर्थ, शक्तिवान। फूली हुई आँखों की बड़ी तस्वीर पंक्ति में कौन सा बिंब है? गतिशील बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य बिंब है या फिर श्रव्य बिंब है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दृश्य बिंब, है ना? इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अपाहिजपन का क्या अर्थ है? मजबूत, शारीरिक कमजोर, अच्छा व्यक्ति या सभी? तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपाहिजपन का मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से कमजोर ही होता है भाई। हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों रुला देते हैं? कार्यक्रम रोचक बने, बोर लगे, रोचक नहीं लगे या इनमें से कोई नहीं? तो क्यों रुला देते हैं भाई? हमेशा बुरा क्यों करते हैं ना? ताकि कार्यक्रम रोचक बने।
कैमरे में क्या दिखलाया जाता है? बंद आंखें, फूली हुई आंखें, गुस्से से लाल आंखें या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी दिखाई देती है ना, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी कि किसी एक को हम रखने वाले हैं, किसी, है ना। यहाँ पर जनरली फूली हुई आंखें दिखाई जाती हैं। कसमसाहट का क्या अर्थ है? खुशी, बेचैनी, गुस्सा या दुख। देखिए कसमसाहट का अर्थ क्या है यहाँ पर? बेचैनी है। क्या है? बेचैनी। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? वक्त की, दर्शकों की, मेहमानों की या सभी की। तो किसकी कीमत होती है भाई पर्दों पर? वक्त की कीमत होती है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? तो जैसा कि मैंने कहा था इनके जो जन्म है ये याद रख लीजिएगा 1929, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोर के समय आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? गुलाबी, बैंगनी, नीला, भूरा, बैंगनी, गुलाबी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, अब देखिए इसके जन्म पूछ लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको रट के जाना है ना। सबके जन्म लिख लीजिएगा 1911। बहुत नीला शक जैसा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमा यहाँ पर रूपक, श्लेष या अनुप्रास। तो यहाँ पर उपमा होना चाहिए, देखते हैं, उपमा ही है, उपमा दी गई है ना इसीलिए। उषा का जादू टूटने का क्या कारण था? बरसात, तारों का दिखाई देना, सूर्य उदय न होना या दोपहर का होना। यानी जो उषा यानी कि सुबह की जो लाली होती है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो सूर्य के कारण क्या हो जाती है? वो लाली खत्म हो जाती है। गौर झिलमिल देह प्रकृति किस उपादान की है ना? चंद्रमा की, सूर्य की, धरती की या तालाब की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सूर्य की। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रयोगवाद। फिर देखिए उस उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? शहर की सुबह, वन की सुबह, गांव की सुबह या उपयुक्त सभी। तो किसकी सुबह के बारे में बात की गई है यहाँ पर? गांव की सुबह। तो गांव की सुबह के बारे में अच्छे से बात की जा सकती है। उषा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो शमशेर बहादुर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? निराला। कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए बच्चों अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि आप वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हो और चैनल के साथ भी जुड़े हो। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है और आपका कमेंट है ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए मेहनत करने और अच्छी वीडियो लाने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कर सको और अच्छे मार्क्स ला सको, अच्छे मार्क्स के साथ पास भी हो सको, है ना। तो इस पर बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा सब्सक्राइब में और लाइक में, ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो ये बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आपको जन्म हमेशा ये वाला एक क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1899। कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? पूंजीवाद लोगों को, बादल को, गरीबों को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बादल को। बादल राग कविता किस काव्य धारा की कविता है? छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है या साठोत्री है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रगतिवादी, ठीक है। क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, कवि या पाठक। कौन रहता है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषक वर्ग, है ना। कौन? शोषक वर्ग, क्योंकि जो शोषित है उनका तो बेचारों का शोषण किया ही जा रहा है। लेकिन क्रांति किनके खिलाफ होती है? जो शोषण करते हैं। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला, पंत, त्रिलोचन या नागार्जुन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? शोषक का, शोषित का, शांति का या क्रांति का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांति। यह तेरी रण तरी, यहाँ रण तेरी तरी से क्या तात्पर्य है ना। धन से भरी नौका, सुंदर नौका, युद्ध की नौका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? युद्ध की नौका।
फिर देखिए बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया, स्थिर बताया गया, चंचल बताया गया, अस्थिर बताया गया है, अदृश्य बताया गया है। तो कैसा बताया गया है यहाँ पर, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्थिर बताया गया। बादल राग को कैसा बताया गया, अस्थिर। जल पिलव प्लावन किस पर होता है, जलज पर, नौका पर, कीचड़ पर या नम पर। तो देखिए यहाँ पर कीचड़ पर, जल विप्लव प्लावन। शैशव सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है, रोग शोक में, आनंद में, सुख में, उपयुक्त सभी में। तो किस में यहाँ पर, रोग शोक में। शैशव कुमार, शैशव कुमार का मतलब होता है जो नया बच्चा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तुलसीदास का है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो देखिए तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। कवितावली की भाषा कैसी है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या बहुली है। तो कैसी है यहाँ पर, ब्रज है। ठीक है। तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो किस काल के जो तुलसीदास हैं वो श्रेष्ठ कवि हैं, देखिए ये हैं भक्ति काल के, भक्ति इन्होंने काफ़ी की थी। बलि शब्द का क्या अर्थ है, बाली है, कर्म है, दान है या फिर व्यापार है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलि का मतलब यहाँ पर दान से है। दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है ना, यहाँ पर द जो वर्ड है वो मुझे क्या दिख रहा है, रिपीटेशन इसका दिख रहा है। तो क्या इसका नियम यहाँ यमक भी हो सकता है, दारिद दशानन, उपमा होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। उपमा ही नहीं है, रूपक है। कैसा है, रूपक है। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, एक बार इसको भी अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की क्या की, रचना की। पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर पेट की जो अग्नि है उसकी जो तुलना है वो किससे की जाती है, यहाँ पर वड़ा अग्नि से। किससे, वड़ा अग्नि। दावानल याद रखना जंगल की आग को कहते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है अग्नि वाला। तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया, श्री राम पर, शासन पर, इंद्र पर या भाग्य पर। किस पर यहाँ पर दर्शाया है, श्री राम पर, क्योंकि रामचरितमानस से पता चल रहा है। रामचरितमानस में कितने कांड है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखिए रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। सुत बित नारी भवन परिवार पंक्तिमाएँ बित से तात्पर्य है। तो बित से तात्पर्य किससे है, यहाँ पर बित से तात्पर्य यहाँ पर धन से है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करने लगता है, तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन विलाप करेगा भाई, सीधी सी बात है श्री राम ही करेंगे। सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है, मणि, जहर, दंत या फण। किसके बिना होगा भाई, सांप, है ना, सांप का जीवन मणि के बिना, बेचारा मणि के बिना कुछ नहीं है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से प्रसंग में किस रस की प्रमुखता है, श्रृंगार, करुण, भयानक, रौद्र। तो करुण रस की है, किसकी है भाई, यहाँ पर करुण रस की है ना। रामचरितमानस में किस भाषा का उपयोग किया गया है, रामचरित भाषा में अवधी भाषा का ही करेंगे और किसका करेंगे, है ना। इस प्रसंग में किसकी क्षति को महत्वपूर्ण बताया गया है, भाई की, नारी की, परिवार की, स्वास्थ्य की। तो लक्ष्मण की क्षति होती है, तो यहाँ पर किसकी क्षति को बताया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर महत्वहीन बताया है ना, महत्वपूर्ण होता तो भाई होता, महत्वहीन नारी। ठीक है, नारी इसका राइट है। मिले ही ने जगतु सहोदर भ्राता कथन किसका है ना, कि तुम जैसा भाई किसी को नहीं मिलेगा, तो ये श्री राम का है। किसका है भाई ये यहाँ पर श्री राम का है, लक्ष्मण के लिए उन्होंने कहा था। रावण के सभी योद्धाओं का संहार किसने किया, तो हनुमान ने, जामवंत ने, नील नल ने या लक्ष्मण ने। किसने किया था भाई रावण के सभी योद्धाओं का विनाश, तो यहाँ पर हनुमान। तात शब्द से क्या तात्पर्य, तात शब्द का उपयोग हम जानते हैं भाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, भाई के लिए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, अयोध्या, बालकांड, लंका कांड या सुंदर कांड से। तो सीधी सी बात है लंका कांड से लिया गया होगा, क्योंकि लंका में थे जब वो मूर्छित हुए थे, है ना। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये आ गया। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ, तो 1896। जन्म वाले देख लेना, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। गोरखपुरी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किसके लिए दिया गया, यहाँ पर इन्हें दिया गया है गुले नगमा। किसके लिए, गुले नगमा। बच्चों के घरोंदों में दीपक कौन जलाता है, बच्चों के घरोंदों में माता दीपक जलाती है।
खिलखिलाते बच्चों की हंसी कब गूंज उठती है? कब गूंज उठती है भाई खिलखिलाते बच्चों की जो हंसी है? जब माँ से उसे प्यार से हवा में उछालती है। जब माँ क्या करती है, उसे प्यार से उछालती। लौका देना मुहावरे का अर्थ है। लौका देने का मतलब होता है हवा में उछालना। उलझे हुए केसों में कधी करके पंक्ति में केसुए से क्या तात्पर्य है ना? गेसुओं से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर बालों से। गेसुए नहीं होंगे, केसुए होंगे। क्या होंगे? केसुए। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट है, टाइप अच्छे से नहीं हुआ कहने का मतलब। बालक किस पर ललचाया? मिठाई पर, खिलौने पर, चांद पर या नए कपड़ों पर? तो बालक किस पर ललचाता है? चांद पर ललचाता है। फिर देखिए अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा शंकर जोशी क्या है ये? तो उमा शंकर जोशी का जो जन्म है ये कब हुआ था? 1901, 1921, 1911 या 1915? तो 1911 में हुआ था। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया? गन्ने को, साहित्य को, खेत को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा गया है भाई? साहित्य को। साहित्य का रसायन क्या है? खाद है, कल्पना है, बीज है, अर्थ है? तो कल्पना ही है, पहले कल्पना ही की जाती है ना, उसके बाद ही साहित्य लिखा जाता है। छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया? वर्गाकार के लिए, पल्लव के लिए, कागज के पन्ने के लिए या फसल के लिए? तो यहाँ पर किसके लिए किया गया है? कागज के पन्ने के लिए किया है। कवि ने कल्पना रूपी बीज कहीं बोया? खेत में बोए थे, कागज के पन्ने पर, जंगल में, तालाब में? तो कागज के पन्ने पर ही बोए थे। झूमने लगे फल पंक्ति में निहित अर्थ क्या है ना? कवि की कविता तैयार हो गई, खेत में फसल पक गई, पेड़ का फल पक गया, हवा से फल झूमने लगे। तो यहाँ पर कवि के लिए हुआ है ना? इसके लिए हुआ है कवि के लिए कि उसकी कविता तैयार हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है? निशीथ, श्रवणी, मेमो, गंगोत्री या पल्लव? तो कौन सी है जो उमा शंकर जोशी की नहीं है ना? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, है ना? दे इसका राइट आंसर। छोटा मेरा खेत चुकाना में कविता में कवि ने किसकी कटाई की बात की? फसल की, अंकुर की, क्षण की या अनंतता की? किसकी भाई यहाँ पर बात की है? अनंतता की है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब है हमारा बगुला, जो बगुलों के जो पंख है वहाँ से लिए गया है। बगुलों के पंख कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हैं उमाशंकर जोशी। कौन है भाई? उमाशंकर जोशी। पंक्तिबंद होकर उड़ते जा रहे बगुलों के दृश्य में कौन सा बिंब यहाँ पर देखने को मिलता है? तो गतिशील बिंब, है ना? उड़ रहे हो। बगुलों के पंख का रंग कैसा है? सफ़ेद है, काला है, नीला है, गुलाबी है? कैसा रंग है भाई बगुलों का? सफ़ेद रंग है। ठीक है, बगुले सफ़ेद रंग के होते हैं। बगुलों के पंख कविता में कवि किस दृश्य पर मुग्ध हुए? सुबह के, शाम के, आकाश में छाए बादलों के या सफ़ेद बगुलों के पंक्ति में उड़ने के? तो किनके है? सफ़ेद बगुलों के पंक्ति में उड़ने। सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? भाग रही है, उड़ रही है, तैर रही है या फिर नहा रही है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तैर रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। सेवा धर्म में भक्तिन किस तरह की समर्पित भाव से सेवारत थी? तो यहाँ पर किस तरह से सेवारत में भाव थी? जैसे हनुमान जी होते हैं भक्तिम, राम भक्ति में होते हैं ना, उसी तरह से। भक्तिन का मूल नाम क्या है? तो भक्तिन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मण। क्या नाम है भाई? लक्ष्मण। जीवन में प्राय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? सुख, कर्महीनता, बेपरवाही, नाम के विरोध के भास? तो किसके साथ? नाम के विरोधाभास के साथ। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? संवेदनशील, पितृसत्तात्मक, छल कपट या मातृ सत्तात्मक? तो कैसा प्रकट होता है भाई यहाँ पर? पितृसत्तात्मक, जो कि है भाई, है ना, आजकल दिखता ही है। टकसाल का अर्थ क्या होता है? 100 साल का समय जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, खोटा भाग्य या आवाज़ करने वाला यंत्र? तो याद रखना जो टकसाल है ये जहाँ पर सिक्के ढलते हैं ना, उसके लिए किया गया है। अजिया ससुर किसे कहा गया? पति के चाचा, पति के मामा, पति के दादा या पति के पिता को कहा गया है? तो पति के चाचा को कहा गया है अजिया ससुर। भक्तिन का शहर आने का कारण क्या था? कमाई करना था, व्यवसाय करना था, जमींदार द्वारा दी गई सजा या घर का कलह, है ना? क्या था कारण जो कि भक्तिन को शहर ले गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार द्वारा दी गई सजा। भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती थी? लेखिया से, युद्ध से, कारागार थे या मालकिन की नाराज़गी से? तो किससे डरती थी भाई सबसे ज़्यादा? कारागार से। फिर देखिए बाजार रचने जो दर्शन है इसके रचयिता कौन है?
तो इसके रचयिता हैं ज्ञानेंद्र कुमार। बाजार दर्शन का प्रतिपादन क्या है? बाजार से लाभ, बाजारीकरण, बाजार से जाने की सलाह या बाजार के उपयोग की विवेचना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार के उपयोग की विवेचना। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र या समाजशास्त्र। तो क्या कहा है भाई यहाँ पर? अनीति शास्त्र कहा है। फिर देखिए बाजार को शैतान का जाल किसने कहा? लेखक ने, पत्नी ने, लेखक के मित्र ने या स्वयं बाजार ने। तो किसने कहा था? लेखक के मित्र ने ये बात कही थी। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया? उपभोक्तावाद का, बाजार का जादुई प्रभाव, सांप्रदायिकता या उत्पादों का प्रभाव। तो किसका वर्णन किया भाई बाजार दर्शन में? देखिए बाजार दर्शन में जो बाजार का जादुई प्रभाव हम पर पड़ता है उसके बारे में बात किए। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? बाजार से सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना या बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। तो बाजारूपन के लिए देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। मन खाली होने से क्या तात्पर्य? मन में विषय विकार नहीं होना, मन में कोई लक्ष्य नहीं होना, मन चंचल नहीं होना, मन में शुद्धता नहीं होना। तो मन का खाली होने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? मन में कोई लक्ष्य नहीं होना। सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? पूर्णता की स्वीकृति, अपूर्णता की अस्वीकृति, अपूर्णता की स्वीकृति या फिर पूर्णता की अस्वीकृति। देखिए ना तो किन के साथ होता है? पूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। फिर देखिए परचेजिंग पावर क्या है? बाजार देखना, क्रय शक्ति, विक्रय शक्ति या बाजार घूमना। तो जो क्रय शक्ति यानी कि खरीदने वाली बात है वही परचेजिंग पावर है। क्या है? परचेजिंग पावर। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञानेंद्र किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ज्ञानेंद्र को किसके लिए मिला भाई? उनको किसके लिए मिला था इनको भाई? यहाँ पर मुक्ति बोध के लिए। किसके लिए मिला था? मुक्ति बोध। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण कौन है? कौन पूर्ण है भाई? बाजार दर्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए बाजार दर्शन के अनुसार परमात्मा पूर्ण है। ठीक है, बाजार का बाजारूपण कैसे बढ़ता है? कम खरीदने से, सस्ता खरीदने से, जरूरत से अधिक खरीदने। तो जरूरत से अधिक खरीदने से। परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है? बेचने की शक्ति, कम खरीदने की शक्ति, सस्ता खरीदना, पेशी के बल पर अधिक खरीदना और दिखाया। तो देखिए यहाँ पर परचेजिंग पावर से यहाँ पर तात्पर्य पैसों के बल पर अधिक खरीदना और दिखावा करना है ना। तो पैसों के बल पर आप ज़्यादा दिखाते हो ना, वो है। मन में नकार होने का परिणाम क्या है? लोभ की जीत और आदमी की हार। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि मुनियों ने वो सबसे ऊंचा स्थान किसने दिया है? कर्म, दान, धर्म, भोग। तो देखिए यहाँ पर किसने दिया है? दान ने। लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? अपराध, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास या डकैती। तो किसको खत्म करना चाहता है? अंधविश्वास को। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? क्यों कराती थी भाई? लेखक के कल्याण के लिए। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता था? इंद्रमंडली, मेंढक मंडली, पाखंडी सेना या धरती सेना। तो किस नाम से पुकारता था भाई लेखक? ये मेंढक मंडली के नाम से पुकारता था। काले मेघा पानी दे संस्करण के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया? परोपकार, स्वार्थ, त्याग या कोई नहीं। तो क्या रह गया है भाई यहाँ पर? देखिए यहाँ पर रह गया है स्वार्थ। काले मेघा दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतिकार है खूब वर्षा होती है, योजना बनती है, सबके लाभ मिलता है, कोई प्यासा नहीं रहता। योजना बनती, क्रियान्वित होता है पर वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो राइट आंसर दे ही हो जाएगा। योजना तो बनती है, क्रियान्वित होता है, लेकिन गरीबों को लाभ मिलता है। जीजी ने दान पक्ष में क्या तर्क दिया था? है ना, तो जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिया था कि जो हम पाना चाहते पहले उसे दान करना पड़ता है। ठीक है, आखिर कब बदलेगी? ये पंक्ति में किस स्थिति की बात कही है? किस स्थिति की बात कही है भाई? है ना, यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार के मिटने की बात कही है। किसकी? भ्रष्टाचार के मिटने की। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे? किस बात को सच नहीं मानते थे भाई गांधी जी? है ना, गांधी जी यहाँ पर यथा राजा तथा प्रजा को
सच नहीं मानते, जैसा राजा वैसी प्रजा को वो सच नहीं मानते। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पर था, है ना, तो किस पद पर था, उपमंत्री के पद पर। फिर देखिए, गगरी फूटी कौन प्यासा, पथिक, बैल, पंडित या कृषक, तो कौन प्यासा है भाई यहाँ पर, बैल। काले मेघा पानी दे, संस्मरण के लेखक कौन है, तो देखिए इनके जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है, तो गांव में हैजे और मलेरिया से मौत हो रही इसलिए। अनाथ लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था, तो किसने किया था भाई, विधवा सास ने किया था। सुट्टन को कसरत करने की धुन क्यों सवार हुई, उसकी सास ने कहा था। वह पहलवान बनना चाहता, कसरत का शौक था, या उसकी सास को लोग तंग करते थे बदला लेने हेतु, तो किस लिए यहाँ पर उसको जो कसरत की धुन सवार हुई थी, बदला लेने के लिए, ठीक है। बारे बहादुर पंक्ति में सादुर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना, तो यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर लुट्टन सिंह के लिए। बारे बहादुर, बहुत बढ़िया, है ना, इस तरह से। पहलवान की बोलक कहानी में तुहन को राज दरबार में हटाने का मुख्य यहाँ पर कारण बा, क्या कारण बा भाई, है ना, यहाँ पर लुट्टन पर दैनिक वे, यहाँ पर सुट्टन नहीं है, लुट्टन है, लुट्टन पर दैनिक वे, ठीक है, ये कारण है। सुट्टन का गुरु कौन था, है ना, यहाँ पर सुट्टन नहीं है, ये लुट्टन है, याद रखिए, लुट्टन का गुरु कौन था। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो ढोलक है वो था, क्या था, ढोलक, बोलक नहीं था, ढोलक। लुट्टन ने ढोलक की आवाज़ घटक पद था को क्या आदेश माना, क्या आदेश माना भाई इसको, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। उन्होंने चटाक, है ना, ये घटक नहीं है, यहाँ पर ये चटाक है, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, चट धा, चटाक चट धा, है ना, इसको इन्होंने क्या माना, चटाक चट धा, तो उठाकर पटक दे, है ना, क्या माना था, उठाकर पटक दे, चटाक चट धा, उठाकर पटक दे। गांव के निवासियों से संजीवनी शक्ति में भरने का काम किसने किया, राजा ने, पहलवान ने, वैद्य जनों ने, या पहलवान की ढोलक ने, तो किसने किया था भाई, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, पहलवान की ढोलक ने किया था। किसने किया था, पहलवान, जब कब मलेरिया हो गया था। सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का यहाँ पर जो है प्रयोग किसने किया था, है ना, आंचलिक, यहाँ पर क्या आएगा, आंचलिक आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, किसने किया था, तो यहाँ पर देखिए फणेश्वर नाथ रेणु ने। किसमें परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है, मनुष्य, पेड़ पौधों, अब सीधी बात है, यहाँ पर मनुष्य कोई होगी है, तो इससे सॉरी, इसका राइट आंसर कुत्तों है ना, क्या है, कुत्तों में होती है, मनुष्य में नहीं होती। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है, तो रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है, पहलवान की ढोलक ललकारती है, जब कोई बाहर नहीं निकलता। बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, ये किसने कहा, तो किसने कहा था भाई, कौन कह सकता है ना, पहलवान के लड़कों ने। लुट्टन द्वारा राज साहब को गोद में उठाने पर किसने आपत्ति की, है ना, किसने उसको रोका, यहाँ पर गोद में उठाने से मैनेजर ने, ठीक है। डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अत्यधिक साहसी होना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लेखक ने शिरीष को क्या संज्ञा दी है, तो ये अवधूत की संज्ञा दी, किसकी दी है, अवधूत। लेखक को कवियों की कौन सी बात बुरी लगती है ना, कौन सी बात बुरी लगती है भाई, वे वजन का ख्याल नहीं रखते। पुराने कवि किस पेड़ की डाली पर झूला डालने की बात करते हैं, तो किस पर झूला डालने की बात करते हैं, यहाँ पर शिरीष पर। भीषण गर्मी और लू के बीच किस पेड़ के फूल खिले रहते हैं, है ना, तो किस पेड़ के जो फूल हैं वो खिले रहते हैं भीषण गर्मी में भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरीष। लेखक ने जगत के अति प्रमाणिक सत्य किसे माना है ना, जन्म और मृत्यु, है ना, कि मृत्यु तो तय ही है, इसमें तो कोई नहीं रोक सकता।
तो इसका राइट राइट हो जाएगा जरा मृत्यु या जन्म मृत्यु, है ना, जन्म मृत्यु। ठीक है। संसार की सबसे सरस रचना किसके मुंह से निकली? गृहस्थों, अवधूतों, राजाओं और पंडितों। तो किसके मुंह से निकली थी भाई? अवधूतों के। कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, क्योंकि वे जंगल में अकेले रहते थे, उन्हें माता काली का आशीर्वाद था, वे विदग्ध, अनाथ और स्थिर प्रज्ञा प्रेमी थे। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो क्या थे? स्थिर प्रज्ञा प्रेमी। संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या माना है ना? क्या माना है? कठोर, स्वच्छ, टड़ा या कोमल? क्या माना है भाई यहाँ पर? देखिए कोमल माना है। क्या माना है? कोमल। पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? किसकी याद आती है भाई यहाँ पर? देखिए उन्हें याद आती है नेताओं की। कृषिवल शब्द का क्या अर्थ है? इसको भी इम्पोर्टेंट लगाने ना, ये मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो कृषिवल का जो अर्थ है वो किसान से है। ठीक है। सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं? सीरीज के वृक्ष जो हैं वो कैसे होते हैं? बड़े और छायादार होते हैं। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजी अवधूत के भांति अजय है ना? तो उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजी अवधूत की भांति अजय है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सीरीज। सक्षम श्रमिक समाज निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई? है ना? समानता, समर्थ समान विभाजन, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? क्या है भाई? इसका जो दूषित जो सिद्धांत है वो क्या है? जाति आधारित व्यवसाय का चयन। लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? तो लेखक के अनुसार दास्ता क्या है? अन्य द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है? तो किसे आवश्यक माना है भाई? श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। किस देश की जाति ऊंच नीच में भेदभाव करती है? भारत की करती है भाई। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? ऊंच नीच, भेदभाव। राजनीतिक के व्यवहार की एकमात्र कसौटी क्या है? यहाँ पर देखिए इसकी जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके व्यवहार की एकमात्र समता है, बंधुता है, अराजकता है या स्वतंत्रता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है ना? इसका राइट आंसर हो जाता है समता। बाबा साहेब ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? स्वतंत्र, समान, आदर्श और गतिशील समाज, है ना? तो कौन से समाज की उन्होंने कल्पना की है? आदर्श समाज की कल्पना की है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा समाज कहा है? तो भाई इसको देखिए कैसा समाज कहा है? आदर्श समाज कहा है। समाज के सभी लोगों को आरंभ से क्या उपलब्ध कराने चाहिए? अच्छा घर, अच्छा भोजन, समान अवसर या तकनीकी शिक्षण। तो क्या उपलब्ध कराने चाहिए? समान अवसर उपलब्ध कराने। समता को बढ़ावा देने समाज में किसकी स्थापना होती है? भेदभाव की, धार्मिकता की, मानवता की या क्षमताओं पर भिन्न व्यवहार की? तो किसकी स्थापना होती है भाई? मानवता की। ठीक है। फिर देखिए ये आपका सिल्वर वेडिंग से क्वेश्चंस हैं। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था भाई? है ना? इसका विवाह हुआ था 6/2 यानी कि 6 फरवरी 1947। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो कितने बेटे थे भाई? 3 बेटे थे बेचारे के। किसनदा का पूरा नाम क्या था? किसनदा का पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू का जीवन किससे प्रभावित था? किसनदा अपने ताऊजी, अपने पिताजी या उसकी पत्नी से? किससे था? किसनदा से। सिल्वर वेडिंग कहानी के मूल संवेदना किससे कहेंगे? हंसी पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति, ए एवं वे दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व वे दोनों। दोनों है, पीढ़ी का अंतराल भी है और हंसी पर धकेले जाते मानवीय मूल्य भी है। ठीक है। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें शादी के 25,000 पर क्या उपहार दिया था? तो उनसे क्या उपहार दिया गया था भाई? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। कहानी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, इन जुमलों में कौन सा भाव नहीं थे? भाव नहीं थे। यथाशक्ति, अनिश्चित, द्वंद्व भाव या उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कार में आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता में कैसे ढल गई? बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी कारण, वक्त को देखते हुए, मन की इच्छा से, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों की तरफ है ना, ए आंसर हो जाएगा। किसंदा किस परंपरा के यशोधर ने जीवंत रखा? यशोधर ने किसंदा किस परंपरा को तो किस परंपरा को उन्होंने जीवित रखा भाई? देखिए कौन सी ऐसी परंपरा थी जिसको उन्होंने जीवित रखा? घर में होली मनाने, ये राइट आंसर हो जाएगा। किसंदा के मानस पुत्र कौन थे, है ना? तो किसंदा के मानस पुत्र थे भगवान दास। ये भी पूछा जा सकता है। दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ है संघर्ष करना, जूझ से ही पता चल रहा है। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? तो देखिए जूझ जो कहानी है ये ली गई है गुजराती उपन्यास नटरंग से। लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी? चौथी कक्षा में, पाँचवीं में, छठी या सातवीं कक्षा में? तो कब छुड़वाई थी? पाँचवीं कक्षा में छुड़वाई थी। लेखक के पिता का नाम क्या था? तो देखिए लेखक के जो पिता हैं उनका नाम था राजप्पा। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था, है ना? उनके मॉनिटर का जो नाम क्या था? तो देखिए उनकी मॉनिटर का जो नाम था ये वो था चौहान पाटिल था। क्या था? चौहान पाटिल। पाठशाला जाने के बाद लेखक ने सबसे पहले किससे की? दादा, माँ से, दत्ताजी राव से, या सौंदल गेकर से? तो पाठशाला जाने के लिए उन्होंने किससे कहा था भाई? उन्होंने कहा था माँ से। सब माँ से ही कहते हैं पहले। सौंदल गेकर किस विषय के अध्यापक थे? मराठी के। किसके थे भाई? मराठी। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? किसके लिए? ज्ञान के लिए, विद्वान बनने, कवि बनने के लिए, या नौकरी के लिए? तो ज़्यादातर आजकल नौकरी के लिए है, लेकिन लेखक के बारे में बात हुई है तो वो भी बेचारा नौकरी के लिए। जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? खेती बाड़ी में कोई भविष्य नहीं है, अच्छे कार्यों के लिए झूठ बोलना गलत है ना? या फिर सहपाठी तो मस्ती मजाक करते ही हैं, है ना? जीवन में कितनी तकलीफ क्यों ना हो, हमें हमेशा जुझारू बने रहना चाहिए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। लेखक किस बच्चे से प्रभावित होकर पढ़ाई के सभी काम करने लगा? तो किस बच्चे से? वसंत पाटिल से। मास्टर सौंदल गेकर ने किन कवियों के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे? तो देखिए दिनकर नरेंद्र कोहली, निराला जी, बोरकर तांबे, ग्रीस और केशव कुमार। अब इनमें से कौन सा आपको जो है राइट आंसर यहाँ पर देखिए चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा द। चांद रात पसरीते कविता के संबंध में कौन सी बात असत्य है? यह अनंत काणेकर द्वारा रचित है। जूझ पाठ के अनुसार लेखक अपनी जन्मजात प्रतियोग का परिचय किस प्रकार दिया? देखिए इन्होंने किस प्रकार से दिया है, नए नए विषयों पर कविता लिखकर। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, है ना? तो उसकी प्रतिक्रिया हुई थी वह अत्यंत उदास था। कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता है? तो आनंदा लेखन का अभ्यास अपने पशु की पीठ पर लिखकर करता है। अतीत में दबे पाँव पाठ के लेखक कौन है ना? तो देखिए अतीत में जो दबे पाँव हैं उसके लेखक यहाँ पर कौन हो जाते हैं? ओम थानवी हो जाते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन किया गया है? तो मोहनजोदाड़ो को किया गया है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे उस वक्त भाई? जॉन मार्शल। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को कब खोजा था? तो आर.डी. बनर्जी ने कब खोदा था भाई? 1922 में। मोहनजोदड़ो किसकी अनूठी मिसाल है? नगर नियोजन की, है ना? किसकी भाई? नगर नियोजन की।
सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? सुसंस्कृत और साक्षर था। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो ये थी लगभग, यहाँ पर देखिए 85,000। सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती है? पहाड़ी, मैदानी, वनवासी या पाश्चात्य संस्कृति? कैसी संस्कृति मानी जाती है? मैदानी संस्कृति। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसको ध्यान रखिएगा, मुर्दों का टीला, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतीत में दबे पाँव के पाठ के अनुसार यहाँ किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं? कपास के नहीं मिले, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। श्रव्य जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो रेडियो है भाई, है ना। क्या हो जाएगा? रेडियो। भारत में पहला छापाखाना एंड प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया था? तो ये लगा गया था 1556 में गोवा में। कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? तो कौन सा है जो उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? दैनिक भास्कर, वेब दुनिया, दैनिक जागरण, उपरोक्त सभी, है ना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर वेब दुनिया के साथ। किसके साथ? क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार? लाइव, फोन इन, एकर बाइट या पैकेज? तो किसके रूप में होता है भाई? देखिए क्रिकेट मैच का जो लाइव प्रसारण है वो लाइव के द्वारा होता है भाई। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था भाई? ये 2003 में प्रारंभ हुआ था। समाचार पत्र में खबरों को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? डेडलाइन कहा जाता है। क्या कहता है कि डेडलाइन। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 देखिए यहाँ पर 36 में हुई थी। रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो जो रेडियो है इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट, लाइए, एंकर पैकेज या फोन इन? तो राइट आंसर हो जाएगा एंकर पैकेज। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? मुखड़ा, दर्पण, बॉडी या समापन? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? मुखड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रिंट मीडिया की शुरुआत मानी जाती है? जापान से, चीन से, अमेरिका से, भारत से? तो किससे मानी जाती है भाई? इसकी चीन से मानी जाती है। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस श्रेणी में। रनेसा का शब्दार्थ क्या है? पुनर्जागरण है। आधुनिक छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आधुनिक छापेखाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है गुटेनबर्ग को, जो कहाँ से है? जर्मनी से। हिंदी नेट संसार का संपूर्ण पोर्टल किसे माना जाता है? तो हिंदी जो नेट संसार का इसे नई दुनिया का माना जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट किसे माना जाता है? rediff.com को। रेडियो समाचार प्रलेखन में तैयार की जा रही समाचार कॉपी में शब्दों को कितने स्पेस की दूरी में लिखा जाता है? कितने स्पेस की दूरी में लिखा जाता है? एकल, डबल, ट्रिपल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए ये कितने में किया जाता है? ट्रिपल स्पेस में। रेडियो समाचार लेखन में 10 तक की संख्याएं लिखी जाती है, अंकों में, उर्दू में, शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखी जाती है। शब्दों में। HTML की फुल फॉर्म को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसको जरूर, इसको भी अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है ये भी। मूलतः रेडियो कैसा माध्यम है? द्विरेखीय, बहुरेखीय, बेरोजगार, एक रेखीय? तो देखिए कैसा माध्यम है भाई? ये है एक रेखीय। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर कब माना जाता है? 1982 में। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो और आपने बहुत अच्छे से मेहनत भी की होगी। तो इनको तैयार कर लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर
एग्ज़ाम। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपके आंसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।